जो भी हिंसा होती है उसमें महिलाएं भुगतती हैं, चाहे वो जातीय हिंसा हो, सांप्रदायिक हिंसा हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, जो महिलाएं सबसे ज़्यादा भुगतती हैं। अब देखिए राजनीति में अभी भी 3% से ज़्यादा महिलाएं नहीं जाती हैं राजनीति में। राजनीतिक दलों के भीतर जो नेटवर्क है उसमें महिलाएं अपने आप को बहुत फिट नहीं महसूस करती है। उसमें पावर है, पैसा है, दलाली है, ये सारा कुछ है। महिला आंदोलन को थोड़ा मजबूत होना होगा। सरकार को जो कानून बने हैं वो उन कानून को लागू करने के लिए जो मिशनरी है उसको ठीक से काम करना होगा। इतना भ्रष्टाचार है और जो पुलिस है, प्रशासन है, वहाँ तक मामला पहुँचता ही नहीं। जो पहुँचता उसको न्याय ही नहीं मिलता। कोर्ट तक में तो न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए लंबी लंबी कतारें हैं लोग। और जो बलात्कारी हैं वो देश में आज़ाद उनको छोड़ दिया जाता है, उनको फूल का माला पहनाया जाता है। कई विचार ऐसे हैं जो बलात्कार की पुष्टि करते हैं। एक बलात्कारी अगर छूटा, बिल्किस बानो का बलात्कारी छूटा तो उसको माला पहनाया आपने, तो ये कौन सी संस्कृति है? आप कैसी संस्कृति को बढ़ावा दें? आपको मैं बताऊं कि मैंने इंदिरा गांधी का विरोध किया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी और मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में थी। ये स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत लाठीचार्ज और ये हुआ था और काफ़ी स्टूडेंट्स मारे गए थे। प्राइम मिनिस्टर आ रही थी गांधी मैदान में कि उनका विरोध करेंगे और हम लोगों ने तय किया और हम सिर्फ 3 लड़कियां थे जिनको ये निर्देश दिया गया, योजना बनी कि आप जब प्राइम मिनिस्टर आएंगी और जब उनका पहला संबोधन होगा कि भाइयों और बहनों, तो उस वक्त आपको ब्लैक फ्लैग दिखाना है। और कुछ पम्पलेट्स हमने छापे थे कि हम क्यों प्राइम मिनिस्टर का विरोध कर रहे हैं। साउथ एशियन वुमेन इन मीडिया, उसकी तरफ से मैंने एक कॉन्फ्रेंस किया था नेशनल लेवल का। उसमें नीतीश मुख्यमंत्री थे, उनको बुलाया तो उन्होंने पूछा कि मैंने क्या चाहिए आप लोगों को। तो हम लोगों ने मांग किया कि महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए। तो लोगों ने हमारी बड़ी हंसी उड़ाई कि अरे मुख्यमंत्री से मांगा भी तो क्या। हमने कहा ये एक छोटी सी लड़ाई है कि अखबार के दफ्तरों में और जनरल दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय हो। जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की बच्चियां हैं उनके साथ उनको सेक्सुअली हरास किया जाता है और उस धंधे में उनको लगाया जाता है। लेकिन ये 3 महीना तक ये रिपोर्ट सरकार रोक के रखी और ये एक लोकल अखबार के लोगों के थ्रू ये खबर बाहर आई। उस वक्त हम फ्रीलांस कर रहे थे, हम नौकरी नहीं कर रहे थे। तो ये खबर आई तो हमने भी खबर लिखी, सब जगह BBC में भी मैंने खबर लिखी और ये जब खबर बाहर आई तो फिर ये नेशनल खबर हो गई। इसको लेके महिला आंदोलन भी, बहुत ज़बरदस्त महिला आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में भी हम हिस्सेदार थे। तो सरकार को लगा कि उनकी बड़ी बदनामी हो रही है तो उन्होंने ये मामला CBI को सौंपा गया। CBI जो है वो बच्चियों के बयान को आधार नहीं बना रही। उसमें इस पूरे मामले में सिर्फ जो उसको कहते हैं दलाल नहीं थे, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी लगे हुए थे और कई लोगों के इस वक्त नाम भी आए। तो वैसे लोगों का पूरा एक कॉकस था। कहते हैं कोई समाज तभी तरक्की करता है जब उस समाज या देश की महिलाएं आगे बढ़ती हैं। पर हमारा इतिहास शायद स्त्रियों के लिए इतना सरल नहीं था। कहीं सती की आग थी तो कहीं पढ़ने के लिए भी जद्दोजहद थी। पर इतिहास में कुछ ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने समाज की इन रीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाया, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर। आज का ये समाज उन्हीं लोगों के द्वारा बना गया है जिन्होंने गलतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज भी हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने लाए हैं जिन्होंने कई लड़कियों को बुराई के दलदल से निकाला और आज भी कई महिलाओं की आवाज़ बन उन्हें समाज में जीना सिखा रही है, सर उठा के जीना सिखा रही है। आज इनकी कहानी के साथ हम सबकी एक और प्रयास रहेगी कि इस पॉडकास्ट के द्वारा हम आप सबको कुछ सिखा पाएँ। ओपिनियन डेली प्रेजेंट्स संवाद के पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट, पोएट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नमिता झा जी। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में मैम। शुक्रिया। तो जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा वही रहेगा, वो मैं जूनियर पूछना चाहूँगा कि मैं भी आपकी तरह पटना यूनिवर्सिटी का ही छात्र रहा हूँ। तो कॉलेज ने आपके सफ़र को फ्रेम करने में कैसे भूमिका निभाई कॉलेज लाइफ से? बहुत शुक्रिया है आज की इस बातचीत के लिए। मेरा वास्ता पटना से बहुत पुराना है। बहुत पुराना। मेरी स्कूलिंग यहीं हुई।
में मैंने, हमारे समय में मैट्रिक कहलाता था, जो आप 10 अभी की जनरेशन में 10th करते अब हैं। तो लोग 10-12 हाँ, तो हमारे समय 11th में मैट्रिकुलेशन कहते हैं। तो मैंने 11th में 80 के दशक में किया। उसके बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी में मगध महिला कॉलेज से IA किया, BA पटना कॉलेज से, और MA पॉलिटिकल साइंस में मैंने MA किया पटना यूनिवर्सिटी से। तो ये पढ़ाई की जर्नी थी, और पढ़ाई में मुझे बहुत मुश्किलें इसलिए नहीं हुई। हमारे समय में आमतौर पे पढ़ाई में भी लड़कियों को बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन चूँकि मेरा परिवार बड़ा खुला था और एजुकेशन के प्रति उनकी बड़ी गहरी आस्था थी, खासकर मेरे पिता की। वो कहते थे कि लड़कियां, हम 4 बहनें हैं, तो लड़कियां जितना पढ़ना चाहें पढ़ें। तो फिर मैंने MA वहाँ से किया, और इस तरह से मेरी पढ़ाई की जर्नी और साथ साथ लड़ाई की जर्नी भी शुरू हुई। कॉलेज लाइफ से ही सब शुरू था? हाँ, कॉलेज लाइफ में ही हम लोग के समय में पॉलिटिकल इश्यूज पे काफ़ी काम होते थे। जो स्टूडेंट्स थे पटना यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टूडेंट्स लोगों का जैसे संगठन था, और हम लोग AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े थे। और मेरा रुझान चूँकि थिएटर में भी था, तो मैं IPTA से जुड़ी थी, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से। और उन दिनों कॉलेज का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। काफ़ी अच्छे शिक्षक हुआ करते थे कॉलेज में, पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, और वो माहौल था। लेकिन उतनी लड़कियां नहीं आती थी पढ़ने के लिए उस टाइम भी। हाँ, उस टाइम में जब मैं बताऊं कि जब मैं पॉलिटिकल साइंस से MA कर रही थी, तो मेरे क्लास में मुश्किल से 4 लड़कियां थी। और जो अभी के दौर में चीज़ें बहुत बदली हैं। हमारे समय में एक लड़का और लड़की दोस्त की तरह नहीं मिल पाते थे कॉलेज में, और जब कॉलेज शुरू होता था, क्लासेस शुरू होता था, तो जो लड़कियां थी वो टीचर के साथ अंदर जाती थी, क्योंकि लड़के पूरे के पूरे लड़के भरे रहते थे। लेकिन जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स था, जिसमें हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर जो कॉलेज के का जो वातावरण है और जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, वो सब हम उठाते थे। तो इस तरह से मेरी शुरुआत, मेरी जर्नी हुई, और मेरी जर्नी को शुरू से बनाने में महिलाओं या जो कॉलेज में लड़कियों की ही प्रॉब्लम्स को उठाया करती थी? नहीं, उस वक्त तो स्टूडेंट विंग था, तो उसमें तो लड़का लड़की सारे लोग थे। तो हम जो स्टूडेंट्स थे उनके सवालों से उस वक्त जुड़े थे, और उस वक्त कई बड़े मूवमेंट्स भी हम लोगों ने किए, और थिएटर में मेरा बहुत ये था। तो वही हम कह रहे हैं कि जो AISF और IPTA से मेरा जो जुड़ना हुआ, उसने मेरे जीवन को बहुत बदला, मेरे जीवन दृष्टि को बदला। मुझे ये पता चला कि सिर्फ पढ़ाई एक वजह नहीं, उन्हीं दौरान मैं किताबों से जुड़ी। और अगर आपको याद हो, पटना कॉलेज के ऑपोजिट अभी जहाँ वाणी प्रकाशन है, वहाँ पीपल्स बुक हाउस हुआ करता था। सोवियत रूस की कई किताबें आती थी, तो वो हमारा अड्डा हुआ करता था। और पीपल्स बुक हाउस ने पढ़ने की आदत हम लोगों को डाली। बहुत सारी किताबें वहाँ से, चूँकि सस्ती किताबें मिलती थी, और आप चूँकि स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि पैसों की किल्लत होती है उस टाइम पे। तो हाँ, हम लोगों को भी बहुत होते थे। हाँ, तो पढ़ने के लिए बहुत सस्ती किताबें मिल जाती थी, तो वहाँ से खरीद। जैसे मैंने मैक्सिम गोर्की को उसी वक्त पढ़ा, मदर, अगर आपने पढ़ी हो ये किताब, या प्रेमचंद को बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ा। और हमारे ज़माने में मेरे भी अभी तक पाश और फैज़ अहमद फैज़ मेरे बहुत पसंदीदा कवि रहे। उनके गीतों को, उनकी नज़मों को हम गाते रहते थे थिएटर में भी, और आंदोलन के दौरान भी उनकी नज़मों का इस्तेमाल होता था। तो इस तरह से मेरी जर्नी हुई। लेकिन लड़कियां उस वक्त भी कम थी उस वक्त। हाँ, प्रोफेशंस में सारे, लगभग सारे में ही कम होती थी उस टाइम। प्रोफेशन में भी कम थी। और चूंकि देखिए, जब भी कोई समाज बदलता है, तो उसकी सांस्कृतिक, उसकी राजनीतिक, उसकी आर्थिक, उसकी लैंगिक वजहों को देखने की ज़रूरत होती है। तो चीज़ें बदली थी, लेकिन अभी भी लड़कियों की तादाद कम थी जो उच्च शिक्षा तक आती। तो मेरी जर्नी इन चीज़ों को लेकर भी थी, और एक स्वस्थ वातावरण बनाने की भी थी। हम लोग इसमें यकीन करते थे कि एक जब आप वातावरण अच्छा निर्मित करते हैं, तो पढ़ाई भी अच्छी होती है, आप अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होते हैं। और उसी दौरान हम लोग जो पॉलिटिकल मूवमेंट करते थे, तो कई मुद्दे पर हम लोग लड़ते थे। और उस वक्त की सरकार इस तरह नहीं थी कि अगर आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो तुरंत आपको जेल में बंद करते। आपको मैं बताऊं कि मैंने इंदिरा गांधी का विरोध किया था।
उस टाइम हाँ उस टाइम जब आई गेस इंदिरा गांधी की सरकार थी तब। इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी और मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में थी। और उस वक्त एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, एकदम हमको ठीक ठीक याद नहीं है, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत लाठीचार्ज और ये हुआ था और काफ़ी स्टूडेंट्स मारे गए थे। तो हम लोगों ने तय किया, हमारा जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन था, कि हम लोग, प्राइम मिनिस्टर आ रही थी गांधी मैदान में, कि उनका विरोध करेंगे। और हम लोगों ने तय किया, और हम सिर्फ 3 लड़कियां थे जिनको ये निर्देश दिया गया, योजना बनी कि आप जब प्राइम मिनिस्टर आएंगी और जब उनका पहला संबोधन होगा कि भाइयों और बहनों, तो उस वक्त आपको ब्लैक फ्लैग दिखाना है। और कुछ पम्पलेट्स हमने छापे थे कि हम क्यों प्राइम मिनिस्टर का विरोध कर रहे हैं। तो मैं, जो बिल्कुल वीआईपी वाला खाना था, उसमें हम 3 लड़कियां, जो सब हम लोग मैट्रिक में, कोई आईए में, कोई बीए में, इस तरह पढ़ रहे थे, और बहुत सारे लड़के भी थे हमारे साथ। तो जब जैसे ही शुरू किया उन्होंने, तो मैंने अपने बैग से ब्लैक फ्लैग निकाला और उनको लहराया। तब तक पुलिस आके झपट्टा मारी और बहुत गंदी गालियां देते हुए मुझे घसीट कर ले गए। लेकिन ये देखिए, उस वक्त कि मैंने प्राइम मिनिस्टर का विरोध किया, लोग मुझे ले गए, जेल ले गए, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया। मुझ पर कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया उस वक्त। वो हो सकता था क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, और इंदिरा गांधी को कहना पड़ा, हलचल हो गई, हम लोगों ने पंपलेट बांटा, इंदिरा गांधी को कहना पड़ा कि भाई बिहार के इतिहास में लोग बहुत संयम से करते हैं, सुनिए क्या। तो जो उस वक्त का पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने मुझसे पूछा, मेरा सामान जब्त कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया कि हम स्टूडेंट्स हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि कितना फ़र्क है। पहले सत्ता तो सत्ता होती है जी। पहले की भी सत्ता ऐसी नहीं थी कि वो एकदम आपको छोड़ देती है, आपके मांगों को आराम से मान लेती। लेकिन ये नहीं था, वहाँ एक जो जिसको कहते हैं कि एक विपक्ष की आवाज़ ज़्यादा जनतांत्रिक ढंग से उठाई जाती थी। और तुरंत जो स्टूडेंट्स अगर ये करते थे, ऐसा नहीं था कि उनको तुरंत जेल में भर दिया जाता था या उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता था। तो ये चीज़ें थी। मैंने काफ़ी लंबा सफ़र पटना के भीतर किया है। और कॉलेज के बाद 25 साल तक आपने जर्नलिज्म किया जी। सो उस फील्ड में जाने का इंस्पिरेशन और वो ड्राइविंग फोर्स कैसे आया? हाँ, ये आपने तो ये लड़ाइयाँ लड़ी, तो आई गेस यही आपका ड्राइविंग फोर्स भी होगा। तो ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि शुरू में तो मैं पॉलिटिकल विंग से जुड़ी हुई थी और हमारे बहुत सारे दोस्त थे, और उस दौरान संगीत से भी जुड़ाव ये बहुत अच्छा था कि कल्चर और पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज़ों से जब स्टूडेंट्स का वास्ता पड़ता है तो आपका ज्ञान जो है वो ज़्यादा समृद्ध होता है। तब आप जानते हैं कि थिएटर में क्या हो रहा है, कैसे संस्कृति जो है समाज को बदल सकती है। अब जैसे कैसे जानते हैं कि एक बेहतर पॉलिटिक्स, एक साफ सुथरा पॉलिटिक्स की इस देश में क्यों ज़रूरत है। और उस वक्त मूल्य भी होते थे। हम लोग जो कॉलेज में, हमको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारे टीचर्स हमको अलग से, कॉलेज के अंदर ही हमको अलग से क्लास कराते थे, जिसको कहते हैं हम लोग ट्यूटोरियल क्लास करते थे उस वक्त। अगर मान लीजिए मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो अंग्रेज़ी के शिक्षक। तो ये बड़ा अच्छा माहौल था। पटना यूनिवर्सिटी उस वक्त बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में से माना जाता था। अभी देख के बड़ा अफसोस होता है कि टीचर्स नहीं है कॉलेज में। बहुत सारे सब्जेक्ट में तो 1 या 2 टीचर हैं। मैं भी कुछ दिनों तक जर्नलिज्म का क्लास वहाँ लेती थी। तो मेरी जर्नी में था कि हम टीचिंग में ही जाएंगे, क्योंकि टीचिंग मुझे मेनली आपका वही मन था। हाँ, मन मेरा ये था कि हमको टीचिंग में जाना है, और मुझको फैसिनेट भी करता था। लेकिन मैंने एमए करने के बाद कुछ दिनों तक गैप था, और लिखने पढ़ने में मेरी दिलचस्पी थी। तो उन दिनों नवभारत टाइम्स निकलता था। तो जब खाली बैठे थे तो हम लोगों ने कहा कि तुम लिखो, और मैं उस वक्त कॉलम लिखती थी नवभारत टाइम्स में। फिर धीरे धीरे नवभारत टाइम्स में कुछ दिनों तक काम किया, लेकिन नवभारत टाइम्स की हालत ख़राब हो गई, तो फिर नवभारत टाइम्स छोड़ दिया। लेकिन जब मैं काम करने लगी नवभारत टाइम्स में, और जब मुझे लगा कि अरे ये तो एक नई दुनिया है, और वहाँ उस वक्त औरतें और भी नहीं थी, जर्नलिज्म में नहीं के बराबर औरतें थी, और ख़ासकर रिपोर्टिंग में नहीं थी। तो मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि औरतें थी, लेकिन वो डेस्क पे थी, जो 10 से 5-6 तक का उनका ड्यूटी होता था। जनरली क्या काम उस टाइम पे मिलते थे महिलाओं जर्नलिज्म में? उस वक्त
भी महिलाओं को ज़्यादातर उसी तरह के हल्के, जिसको हल्का बीट कहा जाता है, हालांकि वो हल्का होता है नहीं, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, सांस्कृतिक मुद्दों पर लिखने के लिए कहा जाता था। लेकिन मेरा ये कहिए कि मतलब मैं उस मामले में भाग्यशाली थी कि चूँकि महिलाएं नहीं थी और रिपोर्टिंग में महिलाएं नहीं थी, तो जब मैं आई तो मुझे ये कहा गया कि तुम रिपोर्टिंग में मत जाओ, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमको रिपोर्टिंग में ही जाना है। और उन्होंने कहा कि तब फिर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। और मैंने सारे तरह के जितने बीट कहते हैं जर्नलिज्म में, आप जानते होंगे, तो वो सारे किए, वो चाहे अपराध हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सोशल इश्यूज़ हो, चाहे थिएटर हो। मेरी दिलचस्पी थी ज़्यादा ह्यूमन स्टोरीज़ में, अलग अलग मैं करती भी थी। हाँ, तो वो एक बड़ा चैलेंज था, उसमें जाना, एक बेहतर माहौल बनाना। और मैंने काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया, एक अलग तरह की खबर भी लिखा। पहले थोड़ी आज़ादी भी थी खबरों को लिखने की, आप नई नई स्टोरी ला सकते थे, और जो आम आदमी के सरोकार से जुड़ी खबरों को लाते थे हम लोग, और वैसी खबरें छपती भी थी। अभी तो अखबारों में, मीडिया में वैसी खबरों की गुंजाइश नहीं रह गई है। अगर कोई मूवमेंट की खबर, हमारे यहाँ लोग आते थे और सारे जो मूवमेंट करने वाले, चाहे वो किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन, पर मैं लंबे समय तक रही। आप उस वक्त आपको याद है कि जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो बहुत सारे मैसेकेयर की घटना हुई, बहुत बड़ी घटनाएं हो रही, बहुत सारी घटनाएं पूरा बिहार में हुई थी उस टाइम पे। हाँ, तो वो जो उस तरह की हिंसा को कवर करना आसान नहीं था। जाना, लिखना, लाशें पड़ी हुई हैं बच्चों की, औरतों की, और उसको खबर करके लाना और देखना, उस मनस्थिति से गुजरना। तो मैंने ऐसे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो मैंने नहीं किया, और उसमें मुझे सुविधा भी हुई। हालांकि उस वक्त का माहौल ऐसा नहीं था। मैं एक वाकया बताऊं कि हमारे साथ मेरा जो कुलीग काम कर रहा था, तो चूंकि औरतें रहती नहीं थी तो किसी को पता नहीं था कि अलग से लड़कियों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बाद में जब हमारा एक संगठन है स्वाम, साउथ एशियन वुमेन इन मीडिया, उसकी तरफ से मैंने एक कॉन्फ्रेंस किया था नेशनल लेवल का। उसमें नीतीश मुख्यमंत्री थे, उनको बुलाया, तो उन्होंने पूछा कि मैंने क्या चाहिए आप लोगों को। तो हम लोगों ने मांग किया कि महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए। तो लोगों ने हमारी बड़ी हंसी उड़ाई कि अरे मुख्यमंत्री से मांगा भी तो क्या। हमने कहा ये एक छोटी सी लड़ाई है कि अखबार के दफ्तरों में और जनरल दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय हो, क्योंकि ये एक हमारी ज़रूरत है, नीड है। पहले ऐसा होता ही नहीं था, कई जगह तो शौचालय ही नहीं होते थे। तो ये बहुत छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैंने किया, बहुत मुश्किल में किया। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो महिला होने की वजह से, नक्सल आंदोलन को मैंने कवर किया और पुलिस को खबर लग गई, फिर बीच में फिर हम लोगों को कहा गया कि नहीं आप वापस लौटिए। तो वो एक यात्रा है, और मुझको लगता है कि पत्रकारिता ने भी मुझको देखने की, आम लोगों के बारे में जानने की बहुत सहूलियतें दी कि कैसे आप लिखते हैं। जब मैं नई नई पत्रकारिता में थी और एक बड़ी घटना हो गई, बाथे नरसंहार हो गया, बहुत हम यंग थे उस वक्त, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि काफ़ी लोग मारे गए थे, कुछ महिलाएं बच गई थी। और जब मैं उनसे स्टोरी करने गई तो मुझे जानना था उनसे कि उनको कैसे छोड़ दिया हत्यारों ने। तो मेरे पूछने में गलती हो गई, मैंने पूछ लिया कि आप कैसे बच गई, और मेरे वेशभूषा को देख के उनको लगा होगा कि मैं सवर्ण हूँ। तो उनके भीतर जो गुस्सा था वो फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम तो चाहती होगी कि हम मर जाएं। और ये मुझे समझ में आया कि एक पत्रकार को सवाल पूछने में भी कितना सेंसिटिव होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप उनके ही लोग हैं, आप उनके बीच के हैं, आप अलग कोई जगह से नहीं आए। तो फिर मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं जानना था मुझे, ये जानना था कि जब इतनी हिंसा हो रही थी, उस हिंसा में आपको कैसे बचने का मौका मिला। फिर वो रोने लगी और मेरी रिपोर्ट पूरी हो गई। तो इन खबरों को सेंसिटिविटी जो कहते हैं, अभी भी वो सेंसिटिविटी नहीं, अब तो पत्रकारिता की दुनिया ही बदली है। उस तरह की खबरें
ऐसा नहीं है कि पूरी बदल गई, बहुत सारे अखबार हैं ऐसे जो इस तरह की खबर लिखते हैं। मैं इसमें नाम लेना चाहूँगी, वायर जैसे अखबार है, या हिंदू जैसे अखबार है, या सत्य हिंदी जैसे ये है जो एक अलग धारा के अखबार हैं और मीडिया है जो लिख रहे हैं। तो ऐसी ही जर्नी मेरी चली। तो हम लोग जैसे अगर आपको जानते हैं या तो मुजफ्फरपुर वाले केस से ही याद आता है, उससे पहले आपके करियर में केसेस रहे जो थोड़े लगे कि नहीं ये समाज में थोड़ी दिक्कत है? उसके पहले कई केसेस थे, सिर्फ महिलाओं के बारे में। देखिए, महिलाओं के जीवन में हिंसा की जो घटना है हमारे समाज में, वो इस तरह से है जैसे रोजमर्रा के जीवन में हिंसा होती। तो बड़ी बड़ी घटनाएं, एक तो मैंने बातें नरसंहार का बताया, दूसरा नक्सलबाड़ी आंदोलन जो हुए, या जो नक्सलियों की हत्या होती थी, या उनका जो पार्ट था। और एक जो बहुत बड़ा काम मैंने किया, जो फ्रंट पेज पे छपी, उसमें बिहार में बाहुबलियों का बहुत प्रचलन रहा है, और उस वक्त अभी भी है। तो बड़े बड़े बाहुबली थे जो जेलों में बंद थे। तो मुझे आया कि उनकी जो पत्नियां हैं उनका जीवन कैसा है, वो जो अपराध की दुनिया में रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं, तो वो कैसे, उनका जो मानवीय पक्ष है उस पर लिखना। तो जितने 7-8 बड़े बाहुबली थे, आप उनका नाम, मुन्ना शुक्ला से लेके तमाम लोगों का नाम लीजिए, उनकी पत्नियों से मैंने इंटरव्यू किया। और जाहिर बात है कि उनसे इंटरव्यू करने के लिए उनके पति के थ्रू पहुंचना पड़ा। फिर जेल में मैंने उनसे संपर्क किया, फिर उनके घर गई, तो उसका मैंने लिखा। उसमें जैसे कुछ अपराधी थे जिन पर कि कई तरह के आरोप थे, बलात्कार के भी। तो जब मैंने लिखा तो एक नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक अपराधी की पत्नी ने, बाहुबली की पत्नी ने कहा कि आप कैसे लिख दिया आप मेरे पति के बारे में कि वो बलात्कार के थे। तो मैंने नहीं लिखा, ये पुलिस रिकॉर्ड से मैंने निकाला, उसमें ये खबर है, मेरे पास प्रमाण है। तो उन्होंने धमकी दिया कि अच्छा आप इस तरह से कह रही हैं तो आपको भी हम देख लेंगे। और हमने कहा कि आप मुझको देख नहीं सकती, अभी ये खबर हम छाप देंगे कि आपने ऐसी धमकी दी। और उसका असर हुआ, तुरंत उस अपराधी को पता चला कि पत्नी ने ऐसे कहा है। वो तुरंत मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, वो जाहिल हैं और ऐसा बोल गई। ये एक बार है। फिर पटना में जो खूबसूरती का जो पैमाना है हमारे देश में, कि आप गरीबों को हटा देते हैं और शहर बनाते हैं, आप विकास के नाम पे सड़कें तोड़ते हैं, और जो सड़क के किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी को तबाह करते हैं। अगर आप कोई शहर को, देश को सुंदर बना रहे हैं तो उसमें सब तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, अमीर रहते हैं, तो उनके लिए भी उनका होना चाहिए। तो उनकी जिंदगियों पर कई कहानी लिखी, जो वो कैसे जब उनका घर टूटता। अभी तो बुलडोजर की संस्कृति आई, जिसको देखिए सरकारें बुलडोजर चला रही है तो घर तोड़ देती है, गरीबों के बारे में सोचती नहीं। तो उस वक्त एक बड़ी फ्रंट पेज की वो स्टोरी हो सकती है, ये अब नहीं सोच सकते कि कोई बुलडोजर चला रहा मेरे घर पे और ये फ्रंट पे। तो उस वक्त मैंने फ्रंट पेज स्टोरी लिखा कि पटना होगा खूबसूरत और बेघर होंगे इतने लोग, कितने लाख लोग बेघर होंगे। तो वैसी स्टोरी की एक और स्टोरी थी जो करने में, बिहार में बहुत पहले की घटना है कि एक बुजुर्ग स्त्री अपने पति के का डेथ हुआ, और जब उनका दाह संस्कार किया जा रहा तो उसी वक्त उस आग में वो कूद गई। तो जो वो अपने मर्जी से कूद गई कि ऐसे सामाजिक प्रेशर? नहीं, कोई सामाजिक ये नहीं था, लेकिन वो इतनी शोक में थी और ये थी, और उसको लगा कि मेरा जीवन नहीं है, तो वो उसमें कूद गई और मर गई। उसके बाद तो जो समाज में होता है उसको महिमा मंडित करने लगे लोग कि सती हो गई, मंदिर बनने की कवायद। जैसे ही शुरू हुआ उस वक्त सड़कें बहुत ख़राब थी और बहुत इंटीरियर था मुजफ्फरपुर से काफ़ी आगे। तो मेरा उस वक्त ब्यूरो था, हम ब्यूरो में काम करते थे, और मेरे एडिटर ने कहा दिल्ली से कि तुम जाओ और ख़बर करके आज ही दो। हमारे समय तुरंत, अब तो और भी बासी हो जाती है तुरंत खबर। तो फिर गए रातों रात, फिर हम खबर लाए। खबर करते उस वक्त हमारे पास तो मोबाइल का ज़माना था नहीं, तो हम खबर टाइप करते थे, फिर उसको भेजते थे, फैक्स से भेजते थे, फिर खबर छपती थी। तो इस सब प्रोसेस में वहाँ सब दुकानें बंद हो गई थी कंप्यूटर। तो हमने कहा कि भाई कोई खुद ही रहेगी, बोल के गए थे, तो नहीं खुली थी। तो वहाँ भी मैंने एक दबंग आदमी से मदद ली, कहा कि दुकान खुलवाइए। खुला, फिर रात में बैठ के मैंने लिखा।
लेकिन तस्वीर जानी थी, तस्वीर के लिए कोई लाभ नहीं था। और तब तक उस टाइम पे तस्वीर कैसे भेजी जाती थी? अगर हम लोग लैब में तैयार करते थे, फिर उसको वो लोग फैक्स करके अच्छा। और इस करके भेजते थे। तो फिर उन लोगों ने कहा कि आप वापस पटना आइए। तब तक 3 उन बज चुका था और उस वक्त बिहार की लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं होता था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि तुम देर रात में मत आना, लेकिन पत्रकारिता में तो रात क्या दिन क्या। तो मैंने कहा कि अब उनको बताएंगे तो वो तो बहुत चिंतित हो जाएंगी, तो इसलिए हम और मेरा फोटोग्राफर हम लोग रात में ही निकल गए। फिर हम आए और लैब पर फिर हमने तस्वीरें भेजी। मैंने ये प्रोफेशनल हज़ार्ड्स हैं कि आपको इस तरह का करना पड़ता है जी। आपको रिस्क में भी। मैंने जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला किया उस वक्त कई रिस्क थे, मेरे जीवन पे भी रिस्क थे, कई तरह के घटनाएं घट सकती थी। लेकिन मुझे लगा कि अगर करना है तो करना है चीज़। मुजफ्फरपुर की बात उठी है तो चलिए उस बारे में हम लोग बात कर ही लेते हैं। तो 2024 की ही बात कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई थी, नाम था भक्षक। उसमें एक घटना का वर्णन किया गया जो हमारे ही राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, जिसे हम मुजफ्फरपुर शेल्टर होम। उस फिल्म में भूमि पेडनेकर ने वैशाली सिंह नाम की एक कैरेक्टर निभाया था जो एक रिपोर्टर थी। और अगर रियल लाइफ में उस सिचुएशन को या उस घटना को देखा जाए तो वो सारा मामला निविता मैम ने ही उठाया था। उस घटना के बारे में हम लोग जरा बताइए कि क्या हुआ था, कैसे आपने उस लड़ाई को लड़ा था। ये बड़ी मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन इस घटना में सिर्फ मेरी भूमिका नहीं थी, बहुत सारे पत्रकार भी थे, बहुत सारे महिला संगठन से जुड़े हुए। ये दरअसल ये मामला आप लोगों को पता होगा कि जब ये मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक रिपोर्ट भेजी सरकार के पास, जिस उसमें ये मामला आया था कि जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की बच्चियां हैं उनके साथ उनको सेक्सुअली हरास किया जाता है और उस धंधे में उनको लगाया जाता है। लेकिन ये 3 महीना तक ये रिपोर्ट सरकार रोक के रखी और ये एक लोकल अखबार के लोगों के थ्रू ये खबर बाहर आई। उस वक्त हम फ्रीलांस कर रहे थे, हम नौकरी नहीं कर रहे थे। तो ये खबर आई तो हमने भी खबर लिखी, सब जगह BBC में भी मैंने खबर लिखी। और ये जब खबर बाहर आई तो फिर ये नेशनल खबर हो गई और ये फिर तो इस पर काफ़ी शोध पर खबरें आने लगी। तो इसको लेके महिला आंदोलन भी, बहुत ज़बरदस्त महिला आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में भी हम हिस्सेदार थे। तो सरकार को लगा कि उनकी बड़ी बदनामी हो रही है, तो उन्होंने ये मामला CBI को सौंपा गया। CBI ने पटना हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला कि ये सारी खबरें जो हैं वो डायरेक्ट पत्रकार कवर ना करें, ये एक ब्लैंकेट बैंक का। तो पटना हाई कोर्ट ने ब्लैंकेट बैंक का फैसला दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता थी उस पर आघात पहुंचा और खबरें उस तरह से नहीं आने लगी। तो मुझे लगा कि उस वक्त बहुत सारे मीडिया हाउस हैं वो उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं चैलेंज किया। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझको लगा कि इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी आवाज़ को, स्वतंत्र आवाज़ को कुचलने की कोशिश है। तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला और ये इत्तफाकन कभी कभी न्यायपूर्ण फैसला भी हो जाता है, जो अक्सर नहीं होता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये आज़ादी दी कि नहीं, आप स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं। और जब ये मामला आया तो फिर जब हम उस केस पर इन्वॉल्व हुए, हम लिखने लगे, कई स्टोरी में आई। मैं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम गई और जहाँ जहाँ शेल्टर होम है कई जगह गई, देखा, विज़िट किया। तो देखा मैंने कि CBI जो है वो बच्चियों के बयान को आधार नहीं बना रही। उसमें इस पूरे मामले में सिर्फ जो उसको कहते हैं दलाल नहीं थे, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी लगे हुए थे और कई लोगों के इस वक्त नाम भी आए। तो वैसे लोगों का पूरा एक कॉकस था और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा। जो सरकार ही वैसे लोगों को शेल्टर दे, ये सारा शेल्टर होम सरकार देखती है। उसके नियम बने हुए हैं कि कैसे पुलिस को हमेशा इन्वेस्टिगेशन करना है, देखना है, रिपोर्ट देनी है, ये सारा कुछ। लेकिन सारा कुछ हो रहा था, 10 साल की बच्ची से लेके
25 साल की जो महिलाएं रह रही थी उन सब के साथ। और जो घटनाएं घटी, जो मैंने उन लोगों से इंटरव्यू किया, उसको दोबारा याद करना, तो मेरी तो रातों की नींद उड़ गई थी कि उन बच्चियों ने कितना कुछ झेला, वो अनाथ बच्चे हैं। उस टाइम पे जनरली तो हाई हाँ, प्रोफाइल केस बना था, तो बिल्कुल। बहुत सारे लोग आई गेस धमकियां भी आती होंगी चीज़ों को लेकर। इनडायरेक्ट आई, लेकिन चूंकि ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया, और तब लेकिन तो भी ये लग रहा था कि न्याय नहीं मिलेगा, तब फिर हमने पिटीशन दायर किया कि इस मामले को बच्चियों के बयान को आधार बनाया जाए। सीबीआई बच्चियों के बयान को आधार नहीं बना रही थी, तो बाद में बच्चियों के बयान लिए गए, जिसमें उसने कहा कि मूंछ वाले अंकल आते थे, उन्हें सिगरेट से जलाया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको इंजेक्शन दे के बाहर ले जाया जाता था। ये सारे बयान बच्चियों के थे जो बाद में से सीबीआई को दी, तो इसको आधार बनाया गया, और तब ये मामला ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से, और तब फिर ये लड़ाई लड़ी गई, और मैंने लगभग 4 पिटीशन डाले, 4 पिटीशन इसको लेके। मेरा एक सवाल और रहेगा मैम आपसे कि ऐसे कंडीशंस में जब केस इतना बड़ा, या जब लड़ाई लड़नी होती है बड़ी, तो आई गेस साथ कोई लोग होते हैं, कोई लोग नहीं होते हैं। आपका उस टाइम पे किसने साथ दिया था इतने बड़े चीज़ों में? एक तो बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इस लड़ाई में मुझे बल इसलिए भी मिला कि मेरी जो वकील थी फौजिया शकील, उन्होंने बहुत मदद की, और बल्कि मेरी वकील ने हमसे पूछा कि मैम ये बहुत बड़ी लड़ाई है, आप कि हम पिटीशन डाल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप वापस ले लेंगी कभी? मैंने कहा कि नहीं, तुम निश्चिंत रहो, हम कभी वापस नहीं लेंगे। तो ऐसी लड़ाइयाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको खतरे रहते हैं, आप मिडिल क्लास हैं, आपका तो कोई ऐसा नहीं संबल नहीं है, ऐसा कोई आपका नेटवर्क नहीं। लेकिन मुझे लगा कि लड़ना चाहिए ऐसे, और मुझको परिवार का पूरा सपोर्ट था, इसलिए मेरा जो बैकग्राउंड था उसमें लड़ने भिड़ने का बैकग्राउंड है, इससे मुझे डर नहीं लगा। लेकिन हाँ, चौकन्ना रहना पड़ता था, और महिलाओं ने बहुत बड़े आंदोलन किए, महिला संगठनों ने। मैं चूँकि महिला संगठन से भी जुड़ी हुई थी, उसका भी संबल मेरे पास था, NFIW जिससे हम जुड़े हैं बिहार में, बिहार महिला समाज के नाम से जानते हैं। तो ये सारा कुछ मिल के, लेकिन ये खतरा तो था ही, मुझको इनडायरेक्ट धमकियाँ भी मिली कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, ये कहा गया जी। तो हमने कहा कि ठीक है, मारे जाते हैं, हम भी मर जाएंगे। तो आप जब इस तरह का काम करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं इस तरह का काम, तो फिर आपके मन में ये ख्याल नहीं होता है कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एक जुनून होता है, आपको लगता है कि सच्चाई की तह तक आपको पहुंचना है। तो ऐसी ट्रेनिंग मुझे मिली, पत्रकारिता की भी, जीवन से भी ऐसी ट्रेनिंग मिली, मेरी परवरिश में भी मुझको ऐसी ट्रेनिंग मिली। तो मुझे लगा कि ये छोटी सी लड़ाई सही, बहुत न्याय तो नहीं मिला, बहुत सारे लोग बच गए मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में, खासकर जो रसूख वाले लोग थे, लेकिन कम से कम 16-17 लोगों को सज़ा तो सुनाई गई, और ये हुआ। तो कैसा आपकी लाइफ को फ्रेम किया इस इंसिडेंट ने बाद में, क्योंकि आई गेस लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा होगा इस चीज़ से? तो इम्पैक्ट अगर मेरे लिए कोई अलग से ये चीज़ होती, अगर मैं अकेले लड़ रही होती, मेरे साथ कोई नहीं होता, तब फिर थोड़ी मुश्किल होती। लेकिन कई लोग थे, बहुत सारे पत्रकार लिख रहे थे, बहुत सारे महिला संगठन इस मसले को लड़ रहे थे, बहुत सारे वकील लड़ रहे थे, इसलिए ये ऐसा मुद्दा हो गया था कि इस पर किसी को सीधे टारगेट करना मुश्किल था। अगर मेरे साथ कुछ होता भी तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता, इसलिए ऐसा कुछ होना आसान नहीं था। क्योंकि जब आप लड़ते हैं ना, तो आपके साथ लोग होते हैं, पूरा जो आम जनता है उसकी संवेदना आपके साथ होती। तो मेरे साथ उनकी संवेदना थी, पत्रकारों का पूरा समूह था मेरे साथ, और कई पत्रकार, सिर्फ मैं नहीं थी, कई पत्रकार उस लड़ाई को लड़ रहे थे। कई खबरें नेशनल डेलीज़ में खबरें आ रही थी, मेरा तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था इस लड़ाई का। और लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जानी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। तो मेरा एक सवाल अब थोड़ा सा निजी रहेगा कि आपने शादी की तो आपने इंटरकास्ट मैरिज किया, इंटर रिलीजन तो उस टाइम पे ये डिसीजन क्या
एक दिक्कत आई, ये बताइए। देखिए, दिक्कत तो हमेशा है जब आप लीग से हट के कोई काम करेंगे, है ना। क्योंकि घर वालों ने भी तो सब, क्योंकि इंटर कास्ट में आजकल नहीं करते घर वाले। वही हम बता रहे हैं कि हमारे समाज में प्रेम करना अपराध है जी, है ना। आप अपराध कर लें, आप लोगों के साथ बलात्कार कर लें, कुछ करें, वो उतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो वो एक बड़ा अपराध है। जबकि हमारे समाज में संविधान ने हमको हक दिया है कि दो लोग अगर बालिग हैं तो वो अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। भाई, आप जब पढ़ाई करने जाते हैं तो आप तय करते हैं ना कि विज्ञान पढ़ेंगे या सब्जेक्ट कौन सा लेंगे। फिर जब आप शादी करने जाते हैं तो आप तय करते हैं कि आपके जीवन की कैसी लड़की होनी चाहिए। सारा कुछ तय करने का अधिकार है। लेकिन अगर अपनी मर्जी से तय करें तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि समाज को हमने जाति और धर्म, संप्रदाय और लिंग के आधार पर बांटा हुआ है। तो समाज तो हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो समाज में बदलाव की प्रक्रिया के लिए करना पड़ेगा। मेरा बदलाव कोई एक दिन में नहीं हुआ। मेरी जैसी परवरिश, मेरा परिवार बहुत खुले दिमाग का था। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, लेकिन वो बड़े पढ़ने वाले लड़ने, और वो सारा कुछ था। लेकिन इंटर रिलीजन शादी करना बहुत मुश्किल था। अभी के समय में और मुश्किल हो गया। तो हम जब कर रहे थे तब तो हमको लगता था कि जब हमारे बच्चे होंगे तो उनको कम मुश्किल होगी। लेकिन अभी की जो राजनीति है उसने इसको और मुश्किल कर दिया, क्योंकि खाने में बांट रहे हैं। मुसलमानों के प्रति आप एक खास तरह का नफरत फैला रहे हैं। आप जो संविधान ने हमको हक दिया कि हम किसी भी जाति धर्म से कर सकते हैं, उसमें आपने, आप देखें यूपी में एक नए कानून लगा दिया है कि शादी करने जाएंगे तो आपको पहले मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी। भाई, क्यों इजाज़त लेनी होगी? हमको ये हक है, हमको अधिकार है। आपने उसको जोड़ दिया, लफ्ज़ हाथ से जोड़। तो जो समाज में जो विचार हैं, तरह तरह के विचार हैं, जो आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, केसेस आते हैं कि इसने इसको लव एंगल में फंसा कर मार दिया। वही बोले ना, इसको लब जिहाद का नाम दिया। लब कभी जिहाद हो ही नहीं सकता है। जिहाद के शब्द ही अलग हैं। अगर आप जानेंगे कि उर्दू में या अरबी में या इसमें क्या जिहाद का क्या, पहले लोग लड़ाई करने जाते थे ना, तब फिर वो इसको लब के साथ जिहाद कैसे हो जाता है? प्यार तो दुनिया को बदलता है ना, प्यार। तो मुझको शुरू से मैं बहुत ये श्योर थी कि मुझे अगर अपना जीवन जीना है तो मुझे अपने जैसे विचार के आदमी के साथ जीवन जीना है, जो समानता में, न्याय में यकीन करता हो। जो अभी अपना समाज तो मेल डोमिनेशन है। आप अभी भी देखें कि औरतों को बहुत आज़ादी नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे कितना जनेंगी औरतें, इसकी आज़ादी नहीं। वो तय नहीं कर सकता, उसकी देह है वो नहीं। वो अपनी मायके जा रही है, इसकी भी इजाज़त उसे अपने ससुराल वालों से पूछ के लेनी पड़ती। तो अभी भी दुनिया बदली नहीं। वैसी दुनिया में एक आज़ादी के साथ इस तरह का निर्णय लेना सच में जोखिम भरा काम था। मुझको थोड़ा मतलब आसानी मुझको इसलिए हुई कि मेरा परिवार उतना ऑर्थोडॉक्स परिवार नहीं था। फिर भी मुझे मुश्किल इसलिए हुई कि मेरे परिवार में मेरी माँ उस बात के लिए उस वक्त तैयार नहीं थी। लेकिन जब शादी हम लोगों ने कर ली, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं पेशे से, तो मुझको लगा कि रिलीजन को सिर्फ एक धक्का देने की ज़रूरत है जी, और प्यार से आप सब जीत सकते हैं। दोनों परिवारों में आज बहुत ही अच्छे संबंध हैं और दोनों परिवार का काफ़ी आना जाना है। अभी के का दौर क्या है कि हम में से अगर आप मुसलमान हैं तो आपके 4 हिंदू दोस्त नहीं होते। अगर हिंदू हैं आपके 4 मुसलमान दोस्त नहीं। दलित आपके दोस्त नहीं। आप उनके घर में, जिसको हम कहते हैं बेटी और भात का रिश्ता, आप नहीं जोड़ सकते हैं। आप उनके घर नहीं जाते हैं। आप जानते ही नहीं है कि आप तो अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं कि कैसे लोग हैं वो। तो ये जो समाज में गैप हुआ, जो अविश्वास हुआ है, उसको पाटने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इसी तरह रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर बंटते रहेंगे तो पीछे की तरफ लौटेंगे। हम कॉलेज जाते हैं तो हम पटना की बात मैं कर रही हूँ। पटना डायरी जो मेरी किताब है उसमें जिक्र किया है मैंने कि पटना में उस वक्त सिख बहुत रहते थे जी, बंगालीज बहुत रहते थे, कुछ एकदम शुरुआती दौर में पारसी भी रहते थे, और बाकी तो हिंदू और दलित ये लोग रहते ही थे। अब देखिए आप, सिख लगभग चले गए। इंदिरा गांधी के एसिनेशन के बाद बहुत सारे लोग चले गए, कुछ बच्चे हैं पटना सिटी में। पारसी तो हैं ही नहीं। बंगालीज बहुत चले गए,
कि जो बंगालीज बचे हुए थे उनकी संपत्ति हड़प ली गई और बहुत सारे लोग खाली कर गए क्योंकि आपके बिहार की हालत ऐसी थी। तो यही मैंने कहा कि मुश्किल हुई मुझे भी शुरू में, और मैंने कोर्ट मैरिज किया। मेरी आसानी इसलिए भी था कि हम दोनों को रिलीजन का मसला नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझको कोई रिलीजन चेंज करना है, मुझको मुसलमान बनना है या उनको हिंदू बनना है। तो हम लोगों ने कोर्ट मैरिज किया, तो मेरे लिए आसान हुआ। और लेकिन समाज आपको तुरंत स्वीकार नहीं। अभी भी लोग मुझसे सवाल पूछ लेते हैं कि अरे ऐसा क्यों किया ये सब? हाँ, अभी मैं कहती कि मैं तो इतनी, या अभी भी मेरे बारे में लोग जब वैलेंटाइन डे आता है तो मेरी रिपोर्ट छापते हैं। बोलते भाई नए बच्चों को छापो, अब हम लोग बूढ़े हुए, हम लोगों को क्या छापते हो, हम नए बच्चे इश्क कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो प्यार में समानता की बहुत ज़रूरत। मैं कहती हूँ कि अभी बहुत चीज़ें होती है, अभी जो नया जनरेशन है, ये जो भाव है कि हम अगर उसको पसंद कर लिए तो वो मेरी हो गई, ये भाव हमारे समय में भी था। एक एक्सट्रीमिज्म हो जाता है बच्चों का तो आजकल। समानता का भाव अगर रहेगा प्यार में, चाहे वो शादीशुदा जिंदगी हो, गैर शादीशुदा हो, दोस्ती हो, तो समानता का भाव होगा तो वो संबंध टिकेगा। आप जितने ज़्यादा उनको आज़ादी देंगे उतना वो रिलेशनशिप बेहतर होगा और मजबूत होगा। ये पाठ पढ़ाना है। हम अपनी बेटियों को तो तैयार कर लिए हैं, अभी के समय में हम अपने बेटों को नहीं बताते हैं कि आपको कैसे लड़कियों के साथ संबंध रखना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है, कैसे उनके साथ बराबरी का क्या मतलब होता है, कैसे आप ज़बरदस्ती उनके दिल में जाने के लिए आप ज़बरदस्ती नहीं करें। आप उनको यकीन दिलाएं कि हाँ तब हम तुमको प्यार करते हैं। और अगर आप प्यार करते हैं उधर से ना हो गया तो उसके लिए भी दुखी नहीं हो। वो कोई मर्दानगी की इशू नहीं कि कोई लड़की हमको रिजेक्ट कर दी, ये कोई मर्दानगी की इशू नहीं है। लेकिन हमारा समाज ऐसे ही तैयार, हमारे बच्चों को ऐसे ही तैयार किया जाता है कि अगर आप मर्द हैं तो कोई लड़की को आप देख लिए तो अरे, हम लोग के समय लोग कहता था, लड़की को पता नहीं हमारे कॉलेज में कि फल्ला लड़का मुझको पसंद करता है, लेकिन वो कह देती थी बिहारी भाषा में, ये हमर हो। तो बात करने का जो एक वो होती है दम, वो किसी में नहीं होता था। मैंने उसको पसंद किया तो कोई और उसको नहीं पसंद करे। ऐसे गाने भी हमारे कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल, डायलॉग काहे मुश्किल होगी किसी और को। हम तय करेंगे कि मेरे जीवन में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि हमको कौन अच्छा लगता है, किसके साथ हमको जीवन जीना। तो औरत को वस्तु समझना बंद जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। आज जितना जो बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही, इसलिए कि हम औरत को माल समझते हैं कि मेरी चीज़ है। ऐसी ये जो मानसिकता आ जाती है लोगों में कि इस तरीके से महिलाओं को समझते हैं, वो क्यों आती है जनरली? वही हम कह रहे हैं, हमारा सामाजिक परिवेश ऐसा है कि जो प्रतिसत्तात्मक हमारा समाज है उसमें समानता का, आप देखिए औरत ही क्या, आप दलितों और आप बहुत हिंदू करते हैं कुछ खास विचारधारा के लोग, क्या है दलितों को कितनी सम्मान देता है? क्या वो आपके घर में प्रवेश है? क्या आप उनके दिए हुए थाली में खाना खा सकते हैं, या आप अपनी थाली में उनको खाना खिला सकते हैं? मुसलमानों का प्रवेश है क्या? मुसलमानों को आप उसी, अब तो शायद थाली में आप खा भी सकते हैं लेकिन मन के अंदर आपके घृणा। तो घृणा का जो ये वातावरण तैयार किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो लड़ने वाली ताकत थी वो कमज़ोर हुई। मुझे धर्म का जो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है उससे समाज में, राम तो सबके प्रिय थे। हमारी यहाँ की संस्कृति में जब मुझको लगता है कि जब संस्कृति में जब ये होता था, क्या दशहरा हुआ, ये हुआ, सारे लोग जाते थे, गांव के सब लोग जाते थे रामायण की कथा सुनने, मुसलमान भी जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, आप इतना ज़्यादा राजनीति ने आपको विभेद, अंग्रेजों ने विभेद पैदा किया क्योंकि उनको शासन करना था। अभी की राजनीति को भी शासन करना, तो वो विभेद पैदा कर रही ताकि आप जो है अलग अलग रहें और उनको शासन करने में आसानी। आपने भी एक बार एक बात बोली थी कि जो पत्रकारिता है आज की वो मेरे लिए नहीं है। तो आपने जब पत्रकारिता छोड़ी तो क्या आपको प्रॉब्लम है जो आज भी आप देखती हैं पत्रकारिता में आज के डेट में? अभी की पत्रकारिता तो पत्रकारिता है नहीं। मुझको तो लगता है कि जैसे कोई कॉरपोरेट सेक्टर होता है, आप जहाँ काम करते हैं, आपको नौकरी दिया गया, आपको पैसे मिलते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप जो भी आपका मालिक है उसके प्रति आप ये होते हैं।
हम जब पत्रकारिता में आए थे उस वक्त हमारी जिम्मेदारी आम आदमी के प्रति थी, जो मेरा पाठक है उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब वो जिम्मेदारी उसकी मालिक के प्रति। इसलिए पत्रकारिता में आप देखें कि वैसी खबरें नहीं छपती हैं। पत्रकारिता जो है वो बहुत सत्ता पक्षी हो गई। उसकी वजह ये भी है कि अगर आप उनके साथ नहीं करेंगे, नया ट्रेंड शुरू हुआ है, तो आपको एडवर्टीजमेंट देना बंद कर देंगे। आपका सोर्स, भाई बाजार में जब आप गए हैं तो बाजार से आप लड़ना आसान तो नहीं है, बाजार के विरोध में जाएंगे। अब सरकारें आपका एडवर्टीजमेंट बंद कर देंगी अगर उनके खिलाफ आप लिखेंगे। मुझे याद है हम लोग जब पत्रकारिता करते थे उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में लालू प्रसाद के खिलाफ एक खबर छपी और लालू प्रसाद ने, उस वक्त उत्तम सेन गुप्ता एडिटर थे, उन्होंने खबर भिजवाई कि आप मिलने आइए। तो ये हिम्मत आपके संपादकों में तो नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं आएंगे, अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप आइए। और लालू प्रसाद गए, टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर गए। और तो ये है पत्रकार कि एडिटर को आप कंपेल नहीं कर सकते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं तो अपने घर हैं आप, लेकिन हमारा अखबार है, हम जो हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका वर्जन भी आना चाहिए तो वो भी जाए। कुछ अखबार कर रहे हैं, BBC जैसे जो संस्थान है वो इन बातों का ख्याल रखती। लेकिन जिसको कहते हैं कि सिर्फ पत्रकारिता में ही नहीं, समाज में भी जैसे जो एक्टिविज्म है करना बहुत मुश्किल हो गया। अब बहुत सारे लोग अभी जेलों में बंद हैं क्योंकि उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जेल में बंद हैं क्योंकि मान लीजिए हम विरोध कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये संस्था मेरे साथ न्याय नहीं करनी, तो विरोध करने का हक तो हमको है ना भाई, संविधान ने दिया हमको ये हक। तो उस वजह से आप मुझको जेल में बंद कर दीजिएगा। कई विरोधों में तो आज हम देखते हैं BPSC हो गया, कुछ हो गया, बच्चे जब विरोध करते हैं तो जनरली उनको मारा जाता है। तो ये क्या सही है या किस हद तक ये चीज़ गलत है? नहीं, आप मारने का तो हक है ही नहीं जी। देखिए, कोई भी सत्ता जो है वो अपने खिलाफ कोई आंदोलन बर्दाश्त, चाहे जो सत्ता हो, ये सही बात है, अधिकार है हमें। हाँ, लेकिन हमको अधिकार, लेकिन जब सत्ता अराजक होती है, सब सत्ता अराजक, तो फिर वो आपके सारे अधिकार को कुंद कर देती है। जब तानाशाह हो जाता है वो, तो तानाशाह जो है वो खुद को स्वतंत्र कर लेता है। चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े कलाकार थे, मूक अभिनय करके उन्होंने दुनिया को ऐसा सिनेमा दिया। और जब पहली बार बोले द ग्रेट डिक्टेटर फिल्म में, तो पूरी दुनिया थर्रा उठी। तो उनका ये लाइन है कि वो कहते हैं कि तानाशाह अपने को मुक्त कर लेता है, जनता को गुलाम बना लेता है। तो वो जो चाहे कर सकता। अभी देखिए आप क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। ट्रम्प जो है, भाई आप एक देश के घर में घुस के उस देश के राष्ट्रपति को पकड़ के ले आते हैं। तो ये हो रहा है क्योंकि आप तानाशाही, आप कहते हैं कि आप जनतंत्र में हैं, लेकिन एक ऐसा जनतंत्र में आप तानाशाही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके देश में क्या हो रहा है? आपके देश में खुलेआम नफरत की बात की जा रही। एक बीजेपी के बंदे ने बयान दिया कि अगर कोई मुसलमान रिक्शा वाला है तो उसको 5 रुपया के बदले तुम 4 ही रुपया दो। तो आप क्या, आप ऐसी जुबान बोलने वाले के खिलाफ आप कोई नहीं कार्रवाई करते, लेकिन आप दूसरे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए आप तुरंत आप तैयार हो जाइएगा उसको जेल में भेजने, उस पर लाठी करने। जो लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौजवानों के पास, तो आंदोलन नहीं करेगा। जो पूरे हायर एजुकेशन को ख़त्म कर दिया गया है, शिक्षा के बाद सारे प्राइवेटाइजेशन कर दिए, कहाँ जाएंगे? हमारे समय में हम जैसे मिडिल क्लास के लोग इसलिए इतना पढ़ पाए क्योंकि कॉलेज की फ़ीस बहुत सस्ती थी। अब अगर एक मिडिल क्लास का बच्चा या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ना चाहे, कहाँ जाएगा? JNU की हालत ख़राब कर दी। JNU में कई गरीब बच्चे पढ़ के बाहर निकले। तो आप सरकार जो होती है, हम जिस तरह की सोसाइटी में है, उसमें अगर हम गरीबों को, हाशिया पर पड़े हुए लोगों को, दलितों को, महिलाओं को अगर आगे लेकर नहीं चलेंगे तो हमारा समाज तो पीछे जाएगा। तो यही अभी का माहौल है। जनरली जो हम लोग देखते हैं कि जो लोगों की सोच होती है वो या तो टीवी देखेंगे, या तो रील देखेंगे, या यूट्यूब देखेंगे। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ बढ़िया है? या हम सोशल मीडिया में से या डिजिटल मीडिया आज की डेट में जो होती है उससे क्या रेलेवेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम उसको मान सकते हैं?
देखिए ये बहुत खतरा भी है और ये अच्छा भी है जी। कि अब सोशल मीडिया का दोनों इस्तेमाल होने लगा है। फेक न्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप इतनी खबरें फैला देते हैं, लोगों को सच का पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर सही है। अब एआई जैसे नए उपयोग हो रहे हैं। अब एआई में अभी मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि कोई नया आ रहा है जिसमें किसी को भी न्यूड कर सकता है। जी, गौर के पे इल्जाम लगा था कि उन्होंने ऐसी कि ऐसा किया जा सकता है। तो मतलब हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वो दुनिया बहुत आसान दुनिया नहीं है, उसके भी नियम कायदे होने चाहिए। आप जनरली मनुष्य के विवेक पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब सामाजिक हालात वैसे हों, जब राजनीतिक हालात ऐसे हों, तो आप उसका इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। तो विज्ञान का भी और कानून का भी दोनों पक्ष हैं। आप विज्ञान का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, कानून का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं, विज्ञान का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया होने से अच्छा हुआ कि बहुत सी खबरें जो सरकार दबा लिया करती थी वो बाहर आ जाती हैं। और नुकसान ये हुआ कि उस पर ऐसी खबरों की बाढ़ है कि वैसी खबरें कई बार, और ऐसी नफरतों की बाढ़ है, नफरत से, कि समाज में जो पहले लोग नहीं समझते थे, अब आप कोई पुरानी तस्वीर किसी का दिखा देंगे और कहेंगे कि अभी हुआ है, अब पूरा उन्माद फैल जाएगा। ये देश तो भाई ऐसा देश है जिसमें कि अभी भी आधी से ज़्यादा आबादी के पास फ़ोन नहीं है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी आप एक बड़ा मिडिल क्लास है जिसके पास है, लोअर क्लास फ़ोन तो एक ज़रूरत है, तो जाता है। तो जब बाजारीकरण हो रहा है तो उस दौर में आपके पास खाने के लिए सामान हो ना हो, लेकिन आप देखिए कि गांव-गांव में कोको कोला पहुंच गया है, चिप्स पहुंच गया है। तो ये बाजारीकरण का समय है कि आपके पेट में अन्न नहीं हो लेकिन आपको बाजार में ये मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके खिलाफ हमको लगता है, मुझे तो लगता है कि संघर्ष ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। एक सवाल मेरा रहेगा, जैसे आपने बाजारीकरण की बात की, उससे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपने एक पार्टी से जुड़े सीपीआई, तो जनरली जो एक्टिविस्ट होते हैं वो लोग सीपीआईएम, जिसको हम लोग लेफ्टिस्ट पार्टी बोलते हैं, उससे ही क्यों जुड़ते हैं? एक्टिविस्ट जो होते हैं जी, जनरली हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि सीपीआईएम जो है एक एक्टिव फ्रंट रहा है उनका इन चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि एक्टिविस्ट सिर्फ लेफ्ट से जुड़ते हैं, लेफ्ट में भी कई धाराएं हैं। एक्टिविस्ट अब सुधा भारद्वाज हैं, वो किसी लेफ्ट से नहीं। एक अभी के समय में आपने क्यों चुना सीपीआईएम की? हम बताते हैं। अभी के समय में ये क्रिएट किया गया, हालांकि वो डायलॉग फेल गया, अर्बन नक्सल, ये नया शब्द चुना गया कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उसको आप अर्बन नक्सल कह रहे हैं। और या दूसरा शब्द चुना गया देशद्रोही। अगर आप कोई विरोध में कह रहे हैं तो आप देशद्रोही हो गए। भाई देशद्रोही क्यों, कौन हो गया देशद्रोही, क्यों हो गया देशद्रोही? आप हम सरकार के विरोध में बात करेंगे, हम देशद्रोही हो जाएंगे? क्यों देशद्रोही हो जाएंगे? सरकार के विरोध में, जिस समाज में विरोध में बात नहीं हो वो समाज तो मरा हुआ समाज होगा, क्योंकि सारी सरकारें, दुनिया की कोई सरकारें हैं, वो हमेशा आम आदमी के हित में तो बात नहीं करेगी। मेरा रुझान इसलिए हुआ कि हम जिस फैमिली से आते हैं उसका बैकग्राउंड है, मेरे सबसे बड़े चाचा बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वो डीन थे पॉलिटिकल साइंस में। तो मेरे परिवार में कम्युनिज्म का बहुत असर रहा, मार्क्सवाद का बहुत असर रहा, वो असर मुझ पर पड़ा। और जब हम स्टूडेंट थे तो उस समय में हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, उस वक्त लेफ्ट पार्टियां बड़ी मजबूत हुआ करती थी और आंदोलन भी बहुत मजबूत हुआ करते थे। तो उस वक्त हम उन विचारों से, मार्क्सवाद से, जब हमने पढ़ना शुरू किया मार्क्सवाद को, तो मुझे लगा कि ये फ़लसफ़ा ऐसा है जो दुनिया में समानता की बात, न्याय की बात करता है, और हम अपने को मार्क्सवाद के सबसे करीब पाए। तो फिर उसके बाद हम स्टूडेंट विंग से जुड़े। हम जितना हमने पढ़ा मार्क्स को, जितना मैंने कम्युनिस्टों को जाना, मुझको लगा कि जितने भी विचार हैं उन तमाम विचारों में ये सबसे बेहतर विचार है। ये दूसरी बात है कि अभी कम्युनिस्ट पार्टियां की हालत अभी थोड़ी सी कमज़ोर है। क्यों ऐसा? काफ़ी कमज़ोर है। कम्युनिस्ट पार्टी उसकी बहुत सारी वजह हैं, कमज़ोर है, लेकिन
फिर भी अभी भी मुझे लगता है कि मार्क्सवाद से बेहतर विचार मुझको अभी तक नहीं मिला। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा बचकाना है, लेकिन आज के बच्चों के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। एक बार कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है और एक कम्युनिस्ट समाज क्या होता है, बता सकती हो? कम्युनिस्ट विचार जो है वो मार्क्सवाद से प्रभावित है। मार्क्स एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिन्होंने दास कैपिटल लिखा है जी। उसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे श्रम का जो और संसाधन का किस तरह से बंटवारा होता है, स्टेट की क्या भूमिका होती है, राज्य की क्या भूमिका होती है। तो उसमें उन्होंने वो एक जो बहुत साधन, ये तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन अगर एक छोटे से शब्द में इसको समेटा जाए कि उसमें समानता की, न्याय की, बराबरी की बात की गई। संसाधन किसी एक आदमी के हाथ में ना हो, उसमें है कि संसाधन किसी एक आदमी नहीं जाए, वो जो भी मुनाफा हो, इसीलिए उसमें प्रोलेटारिएट मतलब मजदूर वर्ग को सबसे ज़्यादा पावर दिया गया। क्योंकि आप देखेंगे जब रूस में या जहाँ भी कम्युनिस्ट शासन था उसमें शिक्षा जो है वो मुफ्त थी बच्चों की, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते थे वो स्टेट उसको करता था। तो मुझको लगता है कि कम्युनिज्म भले फेल हुआ हो, कम्युनिज्म क्या है, मार्क्सवाद को जहाँ आप लागू कर रहे हैं वो कम्युनिज्म है। तो आप मान लीजिए इंडियन कम्युनिज्म क्यों फेल हुआ, तो उसकी बहुत सारी वजह, उसका ये भी है कि क्या अभी के परिवेश में जो हमारा समाज में, भारतीय समाज के परिवेश में आपने किस हद तक इसको लागू करने की कोशिश की। आज के समाज में कम्युनिज्म कितना ज़रूरी लगता है आपको, कि क्या हमें आज इस विचारधारा की ज़रूरत है इस समाज में? मुझे तो लगता है कि इस विचारधारा की बहुत ज़रूरत है, और ये विचारधारा जब तक रही पॉलिटिक्स में भी बैलेंस रहा, दुनिया में भी। आप देखिए कि अभी जो दुनिया में जिस तरह से पूरा युद्ध छाया हुआ, जिस तरह से आप एक राष्ट्रपति को ले आते हैं, पहले अमेरिका की अकेली हिम्मत नहीं होती थी, रूस जब ताकतवर था या चीन जब ताकतवर था या जब ये विचारधारा मजबूत थी तो बैलेंस था दुनिया में, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। अभी आपने दुनिया के आधे हिस्से को युद्ध में झोंक दिया। अभी गाजा में क्या हो रहा है, बच्चे जिस तरह से मारे, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, या अभी आप वेनेजुएला को कहते हैं कि हम उसको कब्जा कर लेंगे, हम ले आएंगे। मैंने ये तो अमेरिका की दादागिरी कि हमको लगता है कि इस देश में से हमको तेल खरीदना है तो ये तेल मेरा है इसीलिए हम वहाँ से हम ले लेंगे। तो तमाम जो संपदा है, जो जब पूंजीवाद अपने विकृत रूप में आता है तो उसको लगता, वो एक खास तरह के लोगों के लिए, अपने देश में भी आप देखें गरीबी ज़्यादा बड़ी है, अमीरी गरीबी की खाई बहुत बड़ी है। कुछ ही लोगों की मुट्ठी में हमारे देश की पूरी संपदा है। अभी एक लंबी और बड़ी लड़ाई चल रही है आदिवासियों की। हमारी इस मोदी सरकार ने पूरा का पूरा जंगल दे दिया अडानी को दे दिया। अब आदिवासी समुदाय जो है जंगल के बीच जीता है, उसका खाना पीना जीना उसी पर निर्भर है। तो इसलिए मुझको लगता है इस विचार का होना बहुत ज़रूरी है ताकि बैलेंस भी रहे और समानता और न्याय की बात को हम ठीक से उठा सकें। लेकिन कम्युनिज्म में भी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनको भी सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि वो आज जहाँ होना चाहिए था नहीं है, वो आज हाशिए पर चले गए हैं। उनको नए सिरे से विचार करना होगा अपने बारे में। मेरा एक नया टॉपिक, एक नया सवाल रहेगा कि आप बिहार महिला समाज से जुड़े, उनकी प्रेसिडेंट हैं आप, तो कैसे मुद्दे आज आपको महिलाओं के प्रति देखने मिलते हैं आज के समाज में? हाँ, बिहार महिला समाज जो है वो एक बड़ा नेटवर्क है। वैसे हमारे संगठन का नाम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन है जी। आज़ादी के बाद का पहला महिलाओं का संगठन था। आज़ादी के बाद? हाँ, अरुणा सफ अली का नाम सुना होगा, आज़ादी आंदोलन फ्रीडम फाइटर थी। उन्होंने और कई लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की। लेकिन बिहार में जब ये बना तो ये बिहार महिला समाज के नाम से बना, लेकिन हम संबद्ध हैं NFIW से। तो ये हमारा देश भर में ये ऑर्गेनाइजेशन है और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के नज़दीक है। हमारी विचारधारा वामपंथी विचारधारा से हम औरतों के आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक और सभी तरह के मुद्दों को लेकर काम करते हैं। और मेरा जो तजुर्बा है कि महिलाओं के लिए अगर काम करना है तो इन तमाम मुद्दों को संबोधित करना होगा।
मेरे जैसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम सरकार से कोई मदद नहीं लेते हैं और आजकल तो बिना पैसे का काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी हमारे जो मेंबर्स हैं 5 रुपये सिर्फ हम मेंबरशिप फीस लेते हैं और वो 1 साल के लिए होता है। लेकिन वही मेंबर्स, हमारे सब तरह के मेंबर्स, मिडिल क्लास के मेंबर्स हैं, मेरी किसान जो महिलाएं हैं वो मेंबर हैं, मजदूर महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं वो हमारी मेंबर हैं। कोई भी मेंबर हो सकता है जो हमारे मुद्दे से जिनकी सहमति है वो हो सकता है। तो आंदोलन हम लोगों ने अभी से लेकर पहले भी बड़े बड़े आंदोलन, जो 33% आरक्षण की मांग है, वो सबसे पहले NFIW की तरफ से उठे और संसद से लेके सड़क तक ये बड़ा आंदोलन हुआ और अभी भी चल रहा है। अभी भी अब तो एक झुंझुना थमा दिया मोदी सरकार ने और वो कहती है कि तब तक ये नहीं आएगा, उस पर एक शर्त रख दी कि जब तक परिसीमन नहीं होगा, जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक मिलेगा नहीं। तो परिसीमन कब होगा, जनगणना कब होगा? तो आप तो महिलाओं के अधिकार को कुंद करना चाह रहे हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि महिलाओं को अगर आपको लाना है तो अभी भी महिलाएं हाशिए पर हैं, तो उनको आरक्षण देना होगा, राजनीति में भी आरक्षण देना। अब देखिए राजनीति में अभी भी 3% से ज़्यादा महिलाएं नहीं जाती हैं राजनीति में। राजनीतिक दलों के भीतर जो नेटवर्क है उसमें महिलाएं अपने आप को बहुत फिट नहीं महसूस करती है। उसमें पावर है, पैसा है, दलाली है, ये सारा कुछ है उसमें। जो जिनके पति उस तरह के बाहुबली हैं ये है। तो हम लोग इन तरह के मुद्दों को लेकर काफ़ी हम लोग आंदोलन करते हैं। मैं यहाँ पटना में महिलाओं को स्किल का भी ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे मुफ्त में महिलाओं को सिलाई सिखाते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो पढ़ने के लिए चाहती, इच्छुक हैं, तो उनको पढ़ाई का है। उसके बाद हम मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं। हर रोज़ हमारे पास 5-6 से मामले आते हैं जो घरेलू हिंसा के होते हैं। अच्छा, घरेलू हिंसा। हाँ, तो उसमें अब कोर्ट में कोई जाएगी तो काफ़ी पैसा लगे, तो हमारे वकील हैं वो उनको सलाह देती है कि आपको क्या करना चाहिए, लीगली क्या है। फिर अगर थाना जाना हो, पुलिस से मदद करनी हो तो वो सब मदद करते हैं। तो ये तमाम जो महिलाओं से जुड़े जितने मामले हैं और उनको आज मोस्टली वुमेन के अगेंस्ट जो सबसे कॉमन क्राइम है वो कौन सा होता है? अभी जो है वो मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर बिहार में देखें कि बलात्कार की घटनाएं बहुत बढ़ गई और उसमें छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार। पहले क्या होता था, जब तक निर्भया के बाद जब बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए देश भर में और फांसी की सज़ा की मांग हुई, तो जो फांसी की सज़ा बतौर पर्सनली और हमारा संगठन भी फांसी की सज़ा के पक्ष में नहीं है। वो मानता है कि आप आजीवन कारावास दें, फांसी सज़ा हल नहीं है। और ये नया ट्रेंड हमने देखा है उसके बाद से कि जब पहले लोग बलात्कार करके छोड़ देते थे, अब बलात्कार करने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं। क्योंकि फांसी की सज़ा जो मुहाल होती है, उसमें जो कानून बना है, बहुत सशक्त कानून हमारे बने हैं। तो उसमें ये है कि अगर जो वो प्रत्यक्षदर्शी जो है जिसके साथ ये हादसा, वो अगर बयान देती है तो उस बयान का बहुत बड़ा असर होगा और फांसी की सज़ा तक पहुंचाने में असर होगा। इसलिए साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या ही कर देते हैं। तो मुझको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। कानून तो हमारे यहाँ बड़े बड़े कानून बन गए, पुख्ता कानून बने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और एक अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो देश भर में, जैसे मणिपुर में जातीय आधार पर जो भी हिंसा होती है उसमें महिलाएं भुगतती हैं। चाहे वो जातीय हिंसा हो, सांप्रदायिक हिंसा हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा भुगतती हैं। अब आप मणिपुर की घटना देखिए कि जो 2 ट्राइब के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वहाँ, उसमें न्यूड करके और एक झांकी निकाल दी एक महिला। यहाँ डायन के नाम पर इतनी हत्याएं होती हैं, उसको डायन के नाम पर, मतलब डायन के नाम पर। तो बाकी जो हिंसा होती है उसमें समाज की संवेदना महिला के साथ होती है। डायन के नाम पे जो हिंसा होती है उसमें चूंकि इतनी अंधविश्वास है और इतना हिडन एजेंडा है उसमें कि डायन के नाम पे आप पब्लिकली उसको न्यूड करके बाद उसको मैला पिलाते हैं। बिहार में रिसेंट में ऐसे केसेस होते हैं? बिहार में रिसेंट में 3-4 घटना हुई है
अभी नवादा में सबसे ज्यादा इस तरह की घटना हुई। कई घटनाओं में हम गए भी थे। अभी मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है जो बिहार भर में डायनो को लेकर, आपको उस रिपोर्ट को कभी आप देखें, उस पर आप खबर बना सकते हैं। भयानक है ये। और हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं, लेकिन वो उस कानून में बहुत दम नहीं है, इसलिए लोग इस तरह की घटना करते हैं। मतलब औरत को मार भी देते हैं पब्लिकली, इस तरह से कर देते हैं, फैला देते हैं कि उस औरत के पास कोई जाता नहीं है। तो हिंसा के तो कई रूप है, भयानक रूप सब है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए दो तरफा करना होगा। महिला आंदोलन को थोड़ा मजबूत होना होगा। सरकार को जो कानून बने हैं वो उन कानून को लागू करने के लिए जो मिशनरी है उसको ठीक से काम करना होगा। इतना भ्रष्टाचार है और जो पुलिस है, प्रशासन है, वहाँ तक मामला पहुँचता ही नहीं। जो पहुँचता उसको न्याय ही नहीं मिलता। कोर्ट तक में तो न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए लंबी लंबी कतारें हैं लोग। और जो बलात्कारी हैं वो देश में आज़ाद, उनको छोड़ दिया जाता है, उनको फूल का माला पहनाया जाता है। कई विचार ऐसे हैं जो बलात्कार की पुष्टि करते हैं। भाई एक बलात्कारी अगर छूटा, बिल्किस बानो का बलात्कारी छूटा, तो उसको माला पहनाया आपने, तो ये कौन सी संस्कृति है? आप कैसी संस्कृति को बढ़ावा देते? तो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ जब तक काम नहीं होगा, आप देखिए कोई सोशल मूवमेंट नहीं हुआ है 70 के दशक के बाद से बिहार में कोई बड़ा, या देश में भी कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ जो पहले होता था। तो ये जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं होंगे, इन चीज़ों को लेकर काम नहीं हुआ, तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं। हुआ कैसे सोच किसी आदमी की इस तरफ जाती है कि ऐसे केसेस बढ़ते हैं? क्या सोच रहता है, या कौन सी बातें उन्हें इन्फ्लुएंस करती है? मुझको लगता है कि कई चीज़ें हैं। एक तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे मीडिया का, कि अब फोन लोगों के हाथों में पहुंचा है, उस पर इतने सारे मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और जितना कुछ वो देखते हैं, जिस तरह से देखते होंगे, आप इजी है, आप ब्लू फिल्म देख सकते हैं, आप उस तरह के सेक्सुअल एक्ट को देख सकते हैं। और ये एक कमाने का साधन भी बन गया कि आप किसी लड़की से दोस्ती है, उसका कोई वीडियो बना लिया। फिर साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और समाज जो है वो जब बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसको पीछे खींचने के लिए भी कई शक्तियाँ रहती हैं। तो हम सिर्फ कानून बना देंगे तो उससे नहीं होता। अभी बिहार में जो वो गर्ल्स हॉस्टल वाला मामला हुआ, शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला, तो वो क्या था भाई? आपके पुलिस को पता ही नहीं है कि इस एरिया में कितने हॉस्टल्स हैं, उसका संचालक कौन है। तो ये काम किसका है? ये काम सरकार का है ना, कि वो देखे, उसके पास एक लिस्ट हो कि भाई इतने हैं, इसमें इतनी लड़कियां हैं। तो जब आप निगरानी नहीं करेंगे, जब आप उन चीज़ों को देखेंगे नहीं, पुलिस काम नहीं करेगी अपना, तो ये चीज़ें बैठेंगी। और दिमाग तो समाज जब उस तरह से बढ़ेगा, जब समानता नहीं होगा, जब न्याय नहीं होगा, जब नफरत की राजनीति होगी, तब तो बहुत वजहों से आप किसी को करेंगे। अगर कोई दलित है और वो उसको लगता है कि भाई ये दलित आदमी है और ये मेरी बात नहीं मान रहा है, तो उस वजह से भी आपके साथ कुछ कर सकता है। कोई मुसलमान है, क्यों लिंचिंग की इतना घटना हुई? भाई कौन क्या खा रहा है, आप उसकी थाली में झांकते हैं। आप किसी की हत्या इसलिए कर देते हैं कि वो कोई किसी तरह का गोश्त का शक है आपको कि उसने वो गोश्त खाया। पूरी दुनिया में लोग सब तरह का चीज़ खाते, पूरी दुनिया में सब कुछ खाया जाता। मेरे हस्बैंड गए हुए थे चीन, वो बताया कि छिपकली जो है वो चीन वाले का इसमें है, आप पसंद करके आप खाते हैं। सांप खाते हैं लोग, और बाहर जाने की जरूरत नहीं। नॉर्थ ईस्ट में लोग बहुत सारी चीजें खाते, उस वजह से आप उनसे घृणा करेंगे? ये तो नहीं है। मैंने, आप चूंकि भात दाल सब्जी खाते हैं, तो आप जब मीट खाते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। मुसलमान जब मीट खाता है तो बहुत नुकसान है। आप जब बलि प्रथा करते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। वो जब जबह करता है तो आप उसको हिंसक मानते। तो ये जो अवधारणा चुनी गई है ना, ये जानबूझ के समाज में इस तरह का चुना गया है ताकि आप नफरत की राजनीति करना आसान है।
जब आपको भूखमरी से का जवाब नहीं देना है, जब आप क्यों हमारे यहाँ लोग अशिक्षित है इसका जवाब नहीं देना है, जब आप बेरोजगारी का जवाब नहीं देना कि क्यों इतने युवक पढ़ रहे हैं उनको रोजगार नहीं है, किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके आप अधिकार। अभी 2 बड़े जो कानून आए हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मजदूरों ने 8 घंटे के काम, महिलाओं ने भी 8 घंटे के काम हम लोगों ने तय किए ना, अभी 8 मार्च आने वाला है। अब आप कॉरपोरेट को इतनी इजाज़त दे रहे हैं कि अब घंटा कुछ तय नहीं होगा, वो जितना चाहे उतनी देर आपसे काम। अभी लोग 24 घंटा जो कॉरपोरेट का सेक्टर वो लेता है। तो जो डिग्निटी लेबर लॉ में इतना बदलाव हुआ है। अब सूचना के अधिकार कानून कितनी बड़ी ताकत थी आम आदमी के लिए, उस कानून को बदल दिया गया है। उसमें पत्रकारों को ये अब हो गया, आप पत्रकार हैं, अगर आपको कोई सूचना मिली, आपने उस खबर को छाप दिया, तो अगर आप जिसके खिलाफ, मान लीजिए उसने घूस लिया, उसके भी आपको खबर मिल गई कि उसने घूस लिया, आपने खबर छाप दिया, तो आप उसमें एक आया है कि जिसने घूस लिया पहले उसी से आपको पूछना है कि आपकी खबर हम छापे। अरे भाई, उसने घूस लिया तो क्यों कहेगा कि आप मेरी खबर छापे? तो आप उस कानून, सूचना के अधिकार के कानून को आप बदल रहे हैं, लेबर लॉ में आप चेंज कर रहे हैं। महिलाओं को रोजगार मिलने का अगर आप देखेंगे ट्रेंड, तो महिलाओं का रोजगार घट गया है, अवसर घट गए हैं उसके। तो सारे कानून जो बन रहे हैं वो आप जो इस देश का 1% जो आबादी है, जो धनी लोगों की, उसके लिए आप बना रहे हैं, उसके हक में बना रहे हैं। मेरा सवाल आपसे एक और रहेगा कि अगर कोई महिला या कोई लड़की है, कहीं और रहती, काम करती है, अकेले रहती है, और अगर उसको ऐसा डेंजरस सिचुएशंस कभी ऐसा भगवान ना करे आए, बट अगर वो फंसती है तो वो किस तरीके से खुद को बचाए, क्या प्रिकॉशंस हो लें? कि एक तो मुझको लगता है कि इसमें 2-3 चीज़ करना चाहिए। जैसे भी जो भी लड़कियां हैं, तो उनको देखना चाहिए कि वो जो दोस्त बना रहे हैं या बना रही हैं वो कौन लोग हैं। दूसरे जो भी माँ बाप हैं उनको, और या दोस्त हैं कुछ वैसे, उनको बताते रहना चाहिए बातों को। माँ बाप को भी है कि भाई बच्चे जो हैं उनके बारे में आप पूछते रहिए। भाई बहुत बार घबराहट में बच्चे नहीं बताते हैं, किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, वो नहीं बताते हैं। तो माँ बाप को भी थोड़ा बच्चों पे भरोसा करना चाहिए और उनको बताते रहना चाहिए। दूसरा, आपको थोड़ी बहुत कानून की जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो हमको क्या स्टेप लेना चाहिए, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आपको मदद कर सकती हैं, सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, बहुत सारी है, कहाँ आप जा सकते हैं मदद के लिए। कुछ नंबर्स आपके पास होने चाहिए कि जैसे अगर अचानक कोई मामला हो गया तो आप तुरंत डायल कर दें और वो वहाँ से आपको मदद पहुँचे। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने से, थोड़ी जानकारी रखने से आप बहुत सारे हादसों से, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। आखिरी 2 सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि चलिए, एक सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिया कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि हम लड़कों को क्या करना चाहिए जिससे महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे। ये बहुत अच्छा सवाल है। हम इस सवाल के जवाब में एक बहुत प्यारी सी बात कहते हैं कि वुमेंस कॉलेज, पटना वुमेंस कॉलेज गए थे और जेंडर ट्रेनिंग थी मेरी, वो हम जब बता रहे थे उनको, उसमें से एक लड़की ने हमको कहा कि मैम ये बताइए आप मुझको कि जिनकी वजह से हमको खतरा है, जिनकी वजह से हम बाहर नहीं जा पाते हैं, हम उन्हें क्यों नहीं कुछ सिखाते? नहीं, उनको ही हम क्यों नहीं घर में बंद रखते हैं जी, और हमको क्यों घर में बंद रखते हैं? हमसे तो किसी को नहीं खतरा है। तुम आप वो किस तरफ इशारा कर रही थी? वो ये कि भाई हम कोई ऐसी वस्तु है कि हम अगर बाहर सड़क पर जा रहे हैं तो आप मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम भी ये समझते हैं कि हमको अपने युवा पीढ़ी के साथ, मर्दों के साथ काम करने की ज़रूरत है, वातावरण बनाने की ज़रूरत है। कोई बच्चा, मैं ये समझती हूँ, मेरी ये धारणा है, कोई भी बच्चा अचानक से ख़राब नहीं होता है। आज के इस संस्करण में हमने निविता जी और उनके जीवन में, और उन्होंने महिलाओं के लिए जो भी काम किया, इस चीज़ को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया। ये इतने सारे कामों के बाद भी एक बहुत अच्छी लेखिका और पोएट भी। इन्होंने कई किताबें, 6 किताबें इन्होंने लिखी है। पटना डायरी, जख्म जैसे हैं, प्रेम, और करेंगे प्रेम बार बार, हाँ, करेंगे प्रेम बार बार, ऐसी कई किताबें इन्होंने लिखी। आप उन सबको पढ़ सकते हैं और इनकी एक इस छवि को भी देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर लेखिका है।
अंततः मैं आप ये आस होगी कि आज के इस संस्करण से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और ओपिनियन डेली आप सबसे अंत में यही कहना चाहता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड में मैं कहना चाहूँगा कि बदलते भारत के लिए संवाद ज़रूरी है। धन्यवाद।